वीडियो में और आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसकी सजेशन हमें दी है सिद्धांत सिंह ने और वीडियो का टाइटल है वो दिल दहला देने वाला किस्सा जब फूट फूट कर रोए थे मनोज मुंतसिर। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल का लिंक का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। एक दिन की बात है रिचा, मैं सो रहा था रात में, तकरीबन 2-3 बजे की बात है। मुझे नहीं पता ये आप दिखा पाएंगे कि नहीं, पर वाकया निकला है तो मैं बोलता हूँ आपको। और सोते सोते अचानक मुझे अपने चेहरे पे कुछ बहुत गरम गरम सा महसूस हुआ, बहुत गरम, जैसे किसी ने कुछ गरम पानी डाल दिया हो। मेरी नींद खुलती है, मैं चौंक के जागता हूँ गहरी नींद से 3 बजे के आसपास, और मैं देखता हूँ वो मेरे ऊपर बैठ के पेशाब कर रहे थे मेरे फेस पे। क्योंकि वो साहब ये भूल गए, शराब पी के आए, कि अच्छा बाथरूम का कल्चर तो होता नहीं है चौलों में, मतलब आपका एक खोली होती है, खोली के एक सेक्शन में ही छोटा सा इलाका होता है जिसको मूड़ी बोलते हैं, उस मूड़ी पे आप यूरिनेट वगैरह करते हैं। मैं उठा, मैं समझ नहीं पाया कि मैंने क्या किया है ज़िंदगी में ये डिज़र्व करने के लिए कि कोई मेरे ऊपर पेशाब करे। फेस धुलना भी नहीं रहा मुझसे। आमतौर पे जो इमीडिएट आपका रिफ्लेक्स एक्शन है वो ये है कि आप पानी स्प्लैश करें। मैं बैठ के बस रोने लगा। ये क्या है? मैंने कहा बस सुबह का इंतज़ार, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। ये शहर अब मुझसे नहीं होगा। ये शहर मेरे ऊपर पेशाब कर रहा है। अच्छे घर का लड़का हूँ, ठीक ठाक सी जिंदगी जी है, हमेशा कुछ कमी नहीं थी घर पे। इतनी बुरी हालत। ये वो दिन था जब मैं टूट गया था और तय कर लिया था कि अब सुबह की ट्रेन पकड़ के वापस। लेकिन जब सुबह हुई तो पहले तो मैंने वो घर छोड़ा और वापस फुटपाथ पे आ गया। ये फुटपाथों के बीच का एक छोटा सा अरसा था जब मैं तकरीबन 10 दिन के लिए वहाँ रहा। वापस फुटपाथ पे आया और वापस मुझे वो सब लोग मिले जिनको छोड़ के मैं गया था। तो मुझे लगा मेरी चॉइस गलत थी, मैं गलत इंसान के साथ चला गया। दुनिया बुरी नहीं है, ये शाम को फिर मेरे लिए जलेबी लाएगा, वो शाम को मेरे लिए फिर पपैया की चटनी के साथ समोसा ला के मुझे देगा और मुझे बोलेगा कुछ सुनाओ यार, ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। तो मैं उस ज़िंदगी के बिना पर इसको क्यों जज कर रहा हूँ? मैं यहाँ रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये मुंबई अच्छी है, ये मुंबई बहुत अच्छी है फुटपाथों वाली। तो ये कितना लंबा वक्त था, फिर काम कैसे मिलना शुरू हुआ? पहली कमाई कब? पहली कमाई का किस्सा तो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। स्ट्रगल चल रहा था, कभी यहाँ चले गए, कभी मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना नहीं था। स्ट्रगल मतलब ऐसा था कि आप कुछ भी करके किसी से मिलना बहुत दूभर था, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि आपको जितने फसाड्स क्रॉस करके लोगों से मिलना होता था उतने तक तो आप पार ही नहीं कर सकते ना। किसी का मैनेजर है, किसी का कोई है, किसी का कोई है, आप कहाँ मिल पाओगे? किसी म्यूज़िक कंपोजर से कैसे मिल पाओगे? किसी सिंगर से कैसे मिल पाओगे? तो ये ज़िंदगी चल रही थी और हम भी रिलेंटलेसली स्ट्रगल किए चले जा रहे थे। हमें तो अपनी इज्जत थी, हम तो हवाई किले बनाने के आदी थे। जो पत्थरों में ज़ुबान ढूंढे हम वो चीज़ हैं दोस्त, जो पत्थरों में ज़ुबान ढूंढे हम वो चीज़ हैं दोस्त, है मर्ज ख्वाब सजाना तो हम मरीज़ हैं दोस्त। हमें कहानियाँ लिखने दो बहते पानी पे, ये बेवकूफ़ियाँ हमको बहुत अजीज़ हैं दोस्त। तो ये बेवकूफ़ियाँ मैं सुबह से शाम तक करता था। क्योंकि एक सवाल ये आ रहा है कि साइंस ग्रेजुएट तो थे, बहुत लोग ये कहते हो कि भाई नॉर्मल साइंस ग्रेजुएट की नौकरी 2-4 हज़ार 5 हज़ार तो कमाई लोगे। बहुतों ने बोला मुझे कि यहाँ ट्यूशन पढ़ा लो, पढ़ने में अच्छे हो यहाँ। मैंने कहा नहीं, कोई ये ट्यूशन ही पढ़ाना होता तो हम गौरीगंज क्या बुरा था हमारे लिए। और मैं एक बात जानता था और इसका डर भी था मुझे कि ये राइटिंग बहुत सीरियस जॉब है। क्योंकि सच बात यही है कि जो कमर्शियल राइटिंग है उसका पूरा का पूरा गेम यही है कि मैं आपको फील करा दूं कि ये तो आप भी कह सकते थे। अगर मैं ये नहीं फील करा पाया तो मेरा गाना आप सुनेंगे नहीं, फिर मेरा गाना फ्लॉप है। लेकिन आप उस ट्रिक में कैसे आ रही हैं? आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि ये इतना सिंपल लिखना और एक ऐसी चीज लिखना जो कि करोड़ों लोगों से कनेक्ट कर जाए, ये कितना मुश्किल काम है। मैं कहां से गुजरा हूंगा ये एक थॉट लाने के लिए कि यहीं डूबे दिन मेरे, यहीं होते हैं सवेरे, यहीं मरना और जीना, यहीं मंदिर और मदीना, गलियां तेरी गलियां। खैर, तो इन्हीं स्ट्रगल के दिनों में एक दिन मैं भटकता एक म्यूजिक मास्टर एक बुक हुआ करती थी, उसमें बहुत सारे लोगों के फ़ोन नंबर और एड्रेसेस भी हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, तो वो एड्रेस मैंने देखा, मैंने कहा मैं कहाँ हूँ इस वक्त? मैं हूँ इस वक्त बांद्रा में, किसी काम से गया था। मैंने कहा बांद्रा के आसपास कौन है? गोला मारना शुरू किया, निकले अनूप जलोटा, शिवाजी पार्क। मैंने कहा चलो उनके पास चलते हैं। चले गए वहाँ, उनके सेक्रेटरी हैं भरत, अभी भी हैं।
तो नीचे अनूप जी का ऑफिस है, तो मैं पहुंचा और मैंने कहा अनूप जी से मिलना है। बोले आपका अपॉइंटमेंट है, टाइम मैम लिया है? मैंने कहा नहीं, कुछ लिया नहीं है। नहीं अनूप जी तो मतलब व्यस्त हैं, आप टाइम लेके आइए। मैंने कहा देखो यार, टाइम कौन देगा मुझे, भरत मिला दो। तो भरत कह रहे लेकिन मैं कैसे बोलूँ उनको कि ऐसे ही भेज रहा हूँ आपको। मैंने कहा उनको एक काम करो, ये बोल दो कि अमेठी से कोई आया है। अमेठी का कार्ड बहुत चलता था हमेशा और आज भी चलता है। अमेठी मतलब आप कुछ तो आप बताओगे ना कि आप में क्या स्पेशल है, आप ऐसे कैसे कनेक्ट करोगे। आप अपनी पोइट्री सुनाने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, आप कितने बड़े तोप और तुर्रम खाओ, ये तो बात की बात है। अभी हम आपसे क्यों मिलें, अभी हम आपको 10 मिनट क्यों दें, अभी हम आपको चाय क्यों पिलाएं, क्योंकि मैं अमेठी का हूं। तो एक्चुअली ये चीज उन्होंने फोन किया और अनूप जी को बोला कि कोई अमेठी से आए हैं, मनोज मुंतशिर मिलना चाहते हैं आपसे। अनूप जी ने कहा भेजो। मेरी लॉटरी लग गई। अनूप जी का उस वक्त पैर टूटा हुआ था, उनको फ्रैक्चर हुआ था और बैठे हुए थे और मुझे देख के बोले आइए आइए, अमेठी तो मेरा जाना हुआ है। और ये वो बातें शुरू हुई। फिर कह लेंगे हाँ बताइए क्या लिखते हैं आप। मैंने अनूप जी को देखा और मुझे अचानक ध्यान आया कि भाई मैं आ तो गया यहाँ, लेकिन ये जो गाते हैं वो तो मैं लिखता ही नहीं हूँ क्योंकि ये गाते हैं भजन, मैं गज़ल वाला आदमी, शायरी वाला। यार बड़ी गड़बड़ हो गई, पर ये मौका नहीं चूक सकते, अनूप जलोटा मुझे मिल रहे हैं। तो मैंने कहा अनूप जी भजन लिखता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा भजन लिखते हैं, सुनाइए सुनाइए कुछ। मैंने कहा अनूप जी काम करिए, मैं मतलब आपको लिख के आप खुद पढ़िए, मैं क्या सुनाऊँ आपको, मैं आपको देता हूँ, आप पढ़िए, आपको उसका ट्यून और मीटर खुद ही समझ में आएगा। हाँ ये भी अच्छा है, आप लिख के दीजिए। मैंने कहा चाय मंगाइए, जब तक चाय। और वाकई चाय की इतनी बुरी लत थी कि मैं चाय के लिए वाकई किसी के आगे गिड़गिड़ा सकता था। तो अपने सर्वेंट को बोला कि भाई ज़रा चाय ले आओ सर के लिए। अब चाय आ रही है, मेरा चैलेंज आप देखें कि जब तक चाय आ रही है तब तक मुझे ओरिजिनली कुछ लिख देना है। ऐसा नहीं कि मैंने कभी लिखा है, मेरे दिमाग में है, मुझे याद करके मेमोरी से। मैंने कहा यार चाय बनने में 10 मिनट लगेगा, उस तक मेरी पोल खुल जाएगी। तो रियल टाइम में लिखना नहीं होता है, रियल टाइम में। तो मैंने जय रघुनंदन जय सियाराम टाइप का कुछ लिख डाला और एक पन्ना लिख दिया। याद नहीं है आपको? ये तो लाइन याद रहेगी, जय रघुनंदन जय सियाराम, ये मुझे उसका हुक याद रह गया। तुम ही हो मेरे चारों धाम, ऐसे कुछ लिखा होगा जो काफी दिमाग में आते चले गए। ग्राम धाम शाम प्रणाम संग्राम, हर लो जीवन संग्राम, तुमको प्रणाम, जय रघुनंदन जय सियाराम ये सब मैंने ये लिखा। तब तक चाय आ गई, चाय आई। अब मैं चाय इस तरह से मैंने पीनी शुरू की क्योंकि जैसे अनूप जी के हाथ में पेपर जाएगा, अनूप जी को मेरी औकात पता चल जाएगी मेरी पोल खुल जाएगी और ये चाय पिए बिना मुझे कहेंगे अच्छा ऐसा कीजिए आप जाएं, आप तशरीफ ले जाएं। तो मैं सड़ा चाय पीने लगा। कम से कम चाय और 2 बिस्किट खा लूं तो मेरा दिन शाम तक का मैं फ्री हो जाऊं, वरना कहाँ मुझे कोई चाय देगा और कहाँ 2 बिस्किट कोई देगा। अनूप जी ने पेपर लिया, मुझे पढ़ रहे हैं जय रघुनंदन जय सियाराम। कुछ और भी लिखते हैं आप? मैंने कहा और मतलब एक ही भजन लिखा है और भी लिखे? मैंने कहा नहीं और भी है। तो अच्छा दीजिए और दीजिए। बिस्किट खाते खाते एक और लिख डाला मैंने और उनको वो दिया। अनूप जी इसको पढ़ रहे हैं, फिर कहते हैं अकाउंट है ना आपका बैंक में? मैंने कहा बैंक में अकाउंट? मैंने कहा नहीं अनूप जी अकाउंट तो नहीं है। तो अकाउंट पे चेक नहीं ले सकते आप? तो कह रहे हैं अच्छा एक काम कीजिए, ये बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक है, यहाँ से निकल के मैं आपको चेक दे रहा हूँ जो कि आपको वहीं कैश हो जाएगा। मैं 3 रुपये जेब में लेके घूम रहा था। बांद्रा से दादर पैदल आया था, बस से नहीं आया था मैं। बांद्रा से शिवाजी पार्क का डिस्टेंस कितना होगा, जितना 6-7 किलोमीटर तो होगा, पैदल चल के आया था। मुझे चेक देते हैं मना कि उस चेक पे मैं अमाउंट देखता हूँ लिखा हुआ है 3000। उस ज़माने की बात है, ये 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। 3000 रुपये का चेक, ये मेरी पहली कमाई थी। मैंने देखा, मैंने कहा या तो ये बहुत दरिया दिल हैं और या तो इनको बिल्कुल समझ नहीं है पोइट्री की दूसरी बात हो नहीं सकती थी क्योंकि अनूप जलोटा हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अच्छी पोइट्री गाई है, पूरी ज़िंदगी अच्छी शायरी सुनी है, तो दूसरी बात तो मुमकिन ही नहीं थी। मैंने चेक लिया और अब मेरी चाय थोड़ी सी बची हुई है। अब एक दिमाग में दूसरा स्ट्रगल चलने लगा कि यार ये हाथ में चेक आ गया है, अगर मैं चाय पीने के चक्कर में रहा और मैं रुका तो हो सकता है अनूप जी माइंड चेंज कर दें अपना। 3000 रुपये कौन देता है किसको, तो ये चेक वापस ले लें। तो मैंने चेक वहाँ छोड़ा, अनूप जी से भागते भागते दुआ बंदगी की मैंने, सर आऊँगा फिर आऊँगा सर। और मैं भागा लिफ्ट में, मैं बैंक पे गया। वो तकरीबन 15 मिनट का वक्त जो था, दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि ये चेक ऑनर होगा, मुझे पैसे मिलेंगे या मुझे अनूप जी ने उल्लू बना दिया, मुझे कोई पैसे क्यों देगा। पूछा किसी ने मोल तो हैरान रह गया, अपनी निगाह में कोई कितना गरीब था। तो मैं अपनी निगाह में इतना गरीब था कि मुझे कोई 3000 कोई क्यों देगा। खैर मेरा नंबर आता है, मैं जाता हूँ,
मुझे 3,000 रुपए 100 की 30 नोट मिलती और मैं हाथ में लेता हूँ, जेब में रखता हूँ, कहता हूँ यार लाइफ बन गई, बादशाह हुआ। भागा मैं वहां से। और उस वक्त तो बस का किराया मैं दे भी सकता था, इसके बावजूद पांव रुक नहीं रहे थे। इतना पेशेंस नहीं था कि मैं कहीं रुक के और बस का इंतजार करूं। मैं भागता, जब थक गया ना तो मैंने बस ली, खुशी के मारे भागा चला जा रहा था मैं। ये मेरी पहली कमाई थी। अनूप जी से अक्सर बातें होती है, मिलना मिलाना होता है और हम दोनों इतना हंसते हैं इस बात पे। मैं उनसे आज तक पूछता हूँ कि वो इतना अच्छा था क्या? हंसते हैं, कुछ जवाब नहीं। मैंने कहा अगर वो इतना अच्छा था तो आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? मतलब यू फेल्ट सो स्ट्रांगली फॉर इट कि आपने देखा और आपको इतना अच्छा लगा, तो भाई आपको रिकॉर्ड भी करना चाहिए था। कभी जवाब नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ हंसते हैं, अरे छोड़ो यार चाय पीते हैं, बैठो ना, बहुत दिन बाद मिले हो। ये शायद वाकई उनकी दरिया दिली थी। दैट इज अनूप जलोटा फॉर यू। जब हम किसी की जिंदगी की दास्तान सुनते हैं तो समटाइम्स मेरे जहन में आता है कि यार जिंदगी जो है वो एक वाकई स्ट्रगल का नाम है। आप पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं तो फिर कहीं जाकर आप जिंदगी में एक मुकाम हासिल करते हैं। अभी जो उन्होंने स्टार्टिंग में जो एक वाकया सुनाया जो उनके साथ हुआ, लिटरली मेरे पास वहां पे मेरे जो है ना एकदम दिमाग ब्लॉक हो गया था। बिल्कुल, आई मीन ऐसा इंसिडेंट मतलब मैंने कभी लाइफ में पहले नहीं सुना इस तरह से। और जिनके साथ हुआ वो उनकी क्या उस टाइम पर फीलिंग रही होंगी, मतलब जो भी जिस तरीके से उन्होंने बताया, ऑनेस्टली बोलो तो मेरे पास भी वो शब्द नहीं है कि जिनमें मैं एक्सप्रेस कर सकूं कि अगर ऐसा कुछ होता है किसी के साथ तो वो क्या फील कर सकता है उस टाइम पर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की एक स्ट्रगल होती है, हर इंसान का एक शायद कुछ लोगों की स्ट्रगल कम रहती है, कुछ लोगों की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहती है। हर किसी के डिफरेंट एक्सपीरियंस रहते हैं लाइफ में। बट पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती समटाइम्स कि लाइफ जो है वो इतना टाइम जालिम कैसे हो जाता है कि मतलब वो आपको कहते हैं ना कि आपके पेशेंस को निचोड़ देता है कि भाई आखिरी हद तक आपको टेस्ट करता है कि देखते हैं कि ये इस काम के लिए तैयार होता है या नहीं होता, गिव अप करता है या नहीं करता। जैसे कि सर ने बोला कि मतलब उस टाइम पर उन्होंने डिसाइड कर लिया था, लेकिन अगले ही दिन जैसे वो फुटपाथ पर जाते हैं तो एक नया जोश, एक नया जज्बा लोगों से मिलकर जो उनको सुनते हैं, तो मतलब दोबारा से एक रूटीन एक स्टार्ट हो जाती है और फिर जैसे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो शायद कहीं ना कहीं पर जो ऊपर वाला है वो हम लोग को टेस्ट कर रहा होता है। यार समटाइम्स वाकई जिंदगी में इस तरह होता है कि आप जो है ना बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं, आप जो है ना छोड़ देते हैं चीज़ों को। आपने सोच लिया था कि भाई बिल्कुल अब मैंने क्विट कर देना है, लेकिन जब वो रात गुजर जाती है ना और अगली जब नया दिन नई सुबह जो है स्टार्ट होती है तो फिर आप दोबारा से जो है ना, यानी कि जिस बंदे ने जिंदगी में कुछ अचीव करना वो दोबारा से सोचता है कि यार छोड़ो जो हो गया माजी में, आगे की तरफ चलते हैं, मजीद आगे का सोचते हैं, आगे जो है वो क्या करना है। फिर उन्हें देखे ना, उन्होंने जब ये चीज़ सोची उन्हें एक अपॉर्चुनिटी भी मिली। अब ये अनूप सर की तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने उस टाइम क्या सोचा, उनके जहन में क्या बात आई, लेकिन नो डाउट कहीं ना कहीं उन्होंने भी कोई चीज़ नोट की होगी तो उन्होंने जो है हाँ बोला होगा। लेकिन एक चीज़ मैं सोचती हूँ कि जब मैं ऐसी स्टोरी सुनती हूँ ना तो मुझे ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ होती है कि बहुत मरतबा ऐसा होता है लाइफ में कि हम लोग बोलते हैं हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई और हम लोगों ने इस तरह के फेज देखे। लेकिन जब मैं स्टोरीज सुनती हूँ दूसरों की, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से उन्होंने चीज़ें आई मीन अपनी लाइफ में देखी और एक स्ट्रगल के बाद एक उनकी चले लाइफ बेहतर हो गई, अचीवमेंट्स उनकी जो उन्होंने अपनी लाइफ की शेयर करते हैं लोगों के साथ, तो मैं रियलाइज करती हूँ कि वो प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स थी नहीं जिनको हम लोग बहुत एक पहाड़ बनाकर बैठे हुए थे। तो इस तरह की कहानियां जब हम सुनते हैं ना, हर किसी की कोई ना कोई कहानी होती है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह स्ट्रगल चल रही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शेयर करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आप बहुत कुछ सीखते हो एक दूसरे से और शायद कहीं ना कहीं पर आपको रियलाइज होता है कि हमने जो एक बबल बनाया हुआ अपने अराउंड के भाई हमारी तो जो लाइफ है वो इसी के अंदर बड़ी डिफिकल्ट है, या मतलब जो हमारी एक सोच होती है तो शायद वो कहीं ना कहीं पर बर्स्ट होता है कि नहीं भाई इसके बाहर भी निकल कर देखो कि जिंदगी
क्या क्या रंग दिखाती यार है। जिंदगी का सबसे मुश्किल फेज होता है कि जब आप जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा दुखी हो और दुख बांटने वाला आपके पास कोई ना हो। खासतौर पर मैं देखता हूँ ना कि जो ऐसे लड़के या लड़कियां दूसरे शहरों से आए होते हैं, यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं, तो उनकी जो जिंदगियां होती हैं ना, वो हम लोगों से जो घरों में रहते हैं वो एक तरह के पैम्पर्ड होते हैं, क्योंकि उनके पास बहन भाई हैं बात करने के लिए, घर में लोग हैं। लेकिन जो एक बंदा हॉस्टल में रह रहा है वो काफी ज्यादा जो है ना एक डिफरेंट तरह की लाइफ जी रहा होता है। उसके डिप्रेशन, उसका दुख वो किसी से शेयर नहीं कर सकता, उसके अंदर ऐसी बातें होती हैं जो अपने रूममेट से वो शेयर नहीं कर सकता। तो इंसान जो है ना वो वाकई जो है ना उसके पास कोई एक ऐसा सहारा हो, कोई एक ऐसा दोस्त हो ना मुश्किल टाइम में, तो बहुत सारी चीजों को सरवाइव कर जाता और है। देखो वो टाइम ऐसा था जब आप अपने घर वालों के साथ जल्दी कांटेक्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि बिल्कुल। मोबाइल फोन उस तरह से नहीं थे। आजकल के टाइम में तो चलो ये है कि थोड़ी सी बात हुई, हम लोगों ने कांटेक्ट कर लिया, बातचीत कर ली, फिर भी कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा हौसला आपको मिल जाता है। लेकिन सच में ये बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। अभी भी वो बात मेरे दिमाग में घूम रही है जिस तरीके से उन्होंने बयान की है। लाइक पता नहीं, बहुत ही मैं कहूँगी कि ये एक मुश्किल टाइम है, और बस दुआ यही करते हैं कि कभी भी किसी की जिंदगी में इतने मुश्किल टाइम ना आए, क्योंकि सही मुझे बात लगता है कि आप घर में बहुत ज्यादा ना एक महफूज होते हो, मतलब समझते हो आपके ये घर हमारा है, इसमें हम बहुत प्रोटेक्टिव फील करते हैं अपने आप को, इवन अपने माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और जैसे मोहम्मद ने बोला कि दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में लोग जाते हैं, वहाँ पर हर चीज़ आपको खुद फेस करनी पड़ती है, तो लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाती है। बट अगेन दुआ यही करनी चाहिए कि भाई कि ऐसी कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम किसी की भी लाइफ में ना आए। आई मीन इतनी ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो ना आए कि आपका दिल जो है वो टूट जाए, या आपको अपना आप बहुत ज्यादा ऐसे हकीर लगना शुरू हो जाए, कि जैसे उन्होंने बोला कि मैं क्या ये डिजर्व करता हूँ, मैंने क्या ऐसा किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो आपके जहन में तो कहीं ना कहीं पर सोच आती है, स्पेशली जो लो फेज होता है ना आपकी लाइफ का, उसमें आप काफी ज्यादा अपने आप को कोसना शुरू हो जाते हो कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी, क्योंकि इसमें हमें काफी ज्यादा मैं कहूँगी कि एक सबक मिला कि जिंदगी में गिव अप नहीं करना। एक लेसन हम लोग को ये भी मिला कि लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी देती है, आप उसके लिए स्ट्रगल करते रहें। तो आई थिंक जब आप किसी को भी सुनते हो ना, तो कुछ ना कुछ तो आप जरूर सीखते हो उसमें। और आप जरूर बताइएगा कि अगर आपकी लाइफ की कभी कोई ऐसी स्ट्रगल रही हो, कमेंट में नहीं तो हम लोग के ईमेल के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ हमें इजाजत, वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।